नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है एनकेएस सर बायोलॉजी क्लासेस में। मैं आप लोगों को यहाँ पर 11th की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के चैप्टर देख सकते हैं। मैं आप लोगों का यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ और फिफ्थ चैप्टर आप लोगों का मैंने लिया है। फोर्थ चैप्टर हम बाद में लेंगे। फिफ्थ चैप्टर अपना है पुष्पी पादपों की आकार की। उसमें हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब एक पार्ट में हम आप लोगों का जड़, तना और पत्ती के बारे में बता चुके हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। किसके बारे में मैं बताने वाला हूँ? यहाँ पर पुष्प के बारे में। तो हम यहाँ पुष्प के बारे में पढ़ेंगे और पुष्प में विभिन्न भाग होते हैं। पुष्प में जो सहायक और जननांग, इनमें सहायक जो भाग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दो चक्र होते हैं, सहायक और एक जननिक चक्र। नॉर्मली पुष्प में देखो संरचना इस तरह से होती है। ये इस तरह का फ्लावर होता है। किस तरह का होता है बेटा? इस तरह से पुष्प होता है। आप लोगों को दिख रहा है ये क्या होता है? इसका पेडिकल, जिसको बोलते हैं पुष्प वृंत। इसमें ये हरे रंग की संरचना होती है। ये जो हरे रंग की होती है इसको बोलते हैं बाह्य दल, और ये रेड कलर वाली जो संरचना है ये दिख रही है इसको बोलते हैं दल। एनसीईआरटी में इसको बाह्य दल कैलिक्स एंड कोरोला इसको बोला जाता है। और ये क्या है? इसका ये वाला पोर्शन है बेटा पुंकेसर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नर जननांग को। और ये वाला क्या है? इसमें मादा जननांग, ये स्त्री केसर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से ये पुष्प की एक संरचना होती है। पुष्प में ये भाग हमें दिखाई देते हैं, 4 भाग, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। देखो इधर नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों का है पुष्प। ये एक रूपांतरित प्ररोह आप लोगों का होता है। एक वर्ड आएगा, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, उसको आपको ध्यान से समझना है। मतलब पुष्प का निर्माण ही किस प्रकार से होता है। लेकिन हम पुष्प की संरचना की बात कर लेते हैं कि बाहरी संरचना में क्या क्या भाग होते हैं। जैसे आप लोगों को ये दिखाए गए हैं, इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? कैलिक्स। ये क्या है? पुष्प वृंत। पुष्प वृंत, ठीक है। ये रेड कलर की जो संरचना हमें दिख रही है क्या है बेटा? आप लोगों का दल, जिसको हम कोरोला भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल। बाह्य दल बोला जाता है। इस तरह से इसमें ये तो कौन से भाग हुए? ये तो सहायक चक्र के भाग हुए। अब यहां पर इस तरह से ये संरचना आप लोगों को दिखाई हुई है बेटा, ये वाली, ये देखो इस तरह की संरचना है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? पुंकेसर को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पुंकेसर को। तो इसमें 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? ये वाला भाग होता है परागकोश। परागकोश। और ये तंतुनुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं पूतंतु। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है क्या? पुंकेसर। पुंकेसर। अब यहां पर आप लोगों को ये भाग जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये स्त्री केसर के भाग है, यहां से लेकर यहां तक। ऊपर वाला भाग क्या होता है आप लोगों का? स्टिग्मा, ठीक है। और ये क्या होती है? स्टाइल। और ये फूला हुआ पोर्शन क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं ओवेरी। मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों को मिलाकर बोलता जाता है जायांग। क्या बोला जाता है बेटा? जायांग। स्त्री केसर भी बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ठीक है। और ये होता है पूजायांग। इस तरह से पुष्प में ये संरचनाएं होती है। और ये जो अंडाशय के अंदर फूला हुआ भाग है जिसमें जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसको हम बोलते हैं बीजांड। ये है बेटा बीजांड। ये किसको डिनोट करते हैं? बीजांड को। इसमें बहुत सारे बीजांड है, तो ये क्या हो गया? बहु बीजांडी, मल्टी ओव्यूल कंडीशन। इस तरह से ये पुष्प की संरचना है। इसमें एक और डायग्राम में मैं आपको बता दूं, देखो इधर ये रहा, ये देखो इधर लिखा हुआ है, इसमें यहां पर भी लेबलिंग लिखी हुई है। ये आप लोगों का
सेपल होता है। यहां पर ये क्या है, ओवेरी, ये क्या है, स्टाइल, ये क्या है, स्टिग्मा। लिख दो एक बार फिर आप लोगों के लिए, दिस इज द स्टिग्मा, ये होती है स्टिग्मा, ये होती है स्टाइल, और ये वाला पोर्शन है ओवेरी का। इसको मिलाकर बोला जाता है बेटा कार्पल। क्या बोला जाता है, कार्पल। अब ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं एंथर, जो परागकोश होता है, और ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं फिलामेंट। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं स्टेमन। क्लियर। ये वाला पार्ट है आप लोगों का पेटल, और ये था सेपल, ग्रीन पार्ट, ठीक है। और ये होता है पेडुकल। इसके अंदर ये किसको डिनोट कर रहा है, ओव्यूल को। ये वाला पोर्शन क्या होता है बेटा, ओव्यूल। क्लियर। और ये फूला हुआ पोर्शन होता है ओवेरी। इस तरह से पुष्प में ये संरचना आप लोगों को दिखाई दे रही है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे पुष्प का निर्माण किस तरह से होता है। देखो इधर, पुष्प का निर्माण किस तरह से होता है। एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। रूपांतरित प्ररोह कैसे, जैसे मैंने बना दिया बेटा, देखो इधर एक ये तना है, इस तने पर ये वाली एक शाखा जा रही है, ठीक है, एक शाखा। इस शाखा पर वह स्थान जहां से पत्तियां निकलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। क्या बोलते हैं बेटा, नोड। अब ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नोड को। ये चारों पोर्शन किसको डिनोट कर रहे हैं बेटा, नोड को। ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यही नोड बिल्कुल टिप वाले पोर्शन पे हो, किस वाले पोर्शन पे हो, टिप वाले पोर्शन पे। मतलब इतना सा पोर्शन आप लोगों को बता दिया जाए। देखो इधर से, यहां पर ये नोड है, एक नोड यहां पर, एक नोड यहां पर, एक नोड यहां पर, एक नोड यहां पर, 4 नोड है। तो बोला जाता है कि इसमें इसके बीच का जो स्पेस होगा वो इंटर नोड होगा। क्या होगा, इंटर नोड। इंटर नोड ये रहा इनके बीच में, ये है इंटर नोड। ये इंटर नोड क्या हो जाता है बेटा, रिड्यूस, अपहासित। मतलब ये बहुत ज्यादा पास में आ जाएंगे और इनसे ही क्या निकलती है, फ्लोरल लीफ जैसी स्ट्रक्चर। मतलब इधर देखो और ज्यादा, बिल्कुल टिप वाले पोर्शन पर ये रहा, यहां पर 4 भाग निकालने हैं आप लोगों को। तो इससे तो निकलेगा कैलिक्स, इससे निकलेगा कोरोला, इससे निकलेंगे पुंकेसर, इससे निकलेगा स्त्रीकेसर। क्लियर। तो इस तरह से पुष्प एक रूपांतरित, पुष्प एक क्या होता है बेटा, रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है, रूपांतरित प्ररोह। मतलब ये वाली संरचना अब इस तरह से दिखाई देगी आप लोगों को। ये है कैलिक्स, ये बन गया इसमें कोरोला, ये बस बन गया इसमें पुंकेसर, और ये बन गया इसमें स्त्रीकेसर, जायांग। तो ये एक नोड से ये निकला, दूसरे नोड से कोरोला निकला, तीसरे नोड से पुंकेसर निकले, और चौथे नोड से क्या निकला, ये जायांग। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पढ़े एनसीईआरटी की लाइनें। चलो एनसीईआरटी की लाइनों पे चलते हैं हम लोग। देखो इधर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है पुष्प क्रम के बारे में, लेकिन उससे पहले यहां पुष्प के बारे में बोला गया है।
फूल एक रूपांतरित प्ररोह है जहां पर प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टेमेटिक पुष्प, यहाँ पर क्या होते हैं, विभिजोतक उत्तक होता है, मेरिस्टेमेटिक में परिवर्तित हो जाते हैं। पोरिया मतलब पोरिया क्या होती है, यहाँ पर लंबाई में नहीं बढ़ती, मतलब इंटरनोड ज्यादा लंबे नहीं होते, वो रिड्यूस हो जाते हैं, अक्ष दबकर रह जाती हैं। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पीय उपांग निकलते हैं। 4 पुष्पीय उपांग कौन कौन से हैं? कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन और गाइनोशियम। जब प्ररोह शीर्ष फूल में परिवर्तित हो जाता है तब वह सदैव क्या होता है, अकेला होता है। ये तो होगी बात। अब पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहा जाता है? पुष्प क्रम कहते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तन होना अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्प क्रम 2 प्रकार का होता है, ससीमाक्षी और असीमाक्षी। अब ससीमाक्षी और असीमाक्षी के बारे में पढ़ते हैं। देखो यहां पहले दिया हुआ है कौन सा, ससीमाक्षी। इस प्रकार के पुष्प क्रम में प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती रहती है और फूल पार्श्व में अग्रभिसारी क्रम में लगे होते हैं। यहां पर ये बोल रहा है क्या, इस प्रकार के पुष्प क्रम में प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती रहती है, मतलब टर्मिनल बर्ड की बात कर रहा है, ये ऊपर वाली एक्सिस की। देखो इधर ये होता है ससीमाक्षी और असीमाक्षी। पुष्प क्रम साइमोज और रेसिमोज, ये बोल रहा है हमारा असीमाक्षी। असीमाक्षी ससीमाक्षी। असीमाक्षी में क्या होता है, जैसे ये इस तरह से तना है, इस तने पर यहां पर क्या लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं, ये पुष्प लगा हुआ है। अब यहां पर ये पुष्प, ये कौन सा पुष्प है बेटा, ये वाला पुष्प है नया, ये वाला है पुराना और ये है नया। नया पुष्प कहां पर है, ऊपर की ओर, और ये कहां पर है, नीचे की ओर। इसे बोलते हैं कौन सा, अग्रभिसारी क्रम, एक्रोपिटल। ससीमाक्ष में क्या होता है, ससीमाक्ष में यहां पर इस वाले पॉइंट पर, शीर्ष वाले पॉइंट पर क्या होते हैं, पुष्प होते हैं। इसमें यहां पर पुष्प होगा, इसमें यहां पर पुष्प होगा, इसमें यहां पर पुष्प होगा। अब ये वाला तो कौन सा हो गया, पुराना पुष्प, और ये वाला नीचे वाला कौन सा हो गया बेटा, नया पुष्प, नया पुष्प। देख रहे हो, यहां पर पुराना था नीचे की ओर, यहां पर नया है नीचे की ओर, तो इसमें यहां पर शीर्ष वाला जो भाग है वो रुक जाता है, किसके कारण, इसकी वृद्धि नहीं होती, यहां पर पुष्प उपस्थित होता है, इसे बोलते हैं ससीमाक्षी। देखो एनसीईआरटी में चलते हैं, देखो अक्ष सतह में वृद्धि होती रहती है और फूल पार्श्व में कहां लगे होते हैं बेटा, साइड में लगे होते हैं। ससीमाक्षी देखो, पुष्प क्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर पुष्प लगता है, इसलिए सीमित वृद्धि होती है। फूल तला अभिसारी, मतलब नए पुष्प कहां पर, नीचे की ओर, और पुराने पुष्प ऊपर की ओर, जैसा कि चित्र 5.8 में दर्शाया गया है। ये वाला आप लोगों का बेटा अम्लताश है, ये केशिया है, ये क्या है बेटा, केशिया। अम्लताश का फ्लावर है, मतलब अम्लताश का पुष्प है, उसका एक पुष्प का गुच्छा है, किसका, अम्लताश का। अम्लताश, इसको केशिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप लोगों का ससीमाक्षी का डायग्राम दिखाया गया है। देखो इधर ससीमाक्षी का, ये रहा, इसमें यहां पर क्या है, ये पुष्प, फिर ये तो कौन सा हो गया बेटा, पुराना पुष्प, और ये कौन सा है बेटा, नया।
अब इसके कंपैरिजन में ये तो हो गया पुराना, ये कौन सा हो गया नया। तो ये किसका है डायग्राम, शशि माक्षी पुष्पक्रम का। इस तरह से हमने क्या पढ़ा, ये पुष्पक्रम के बारे में। अब पुष्प की संरचना के बारे में बात करते हैं, क्या क्या होते हैं पुष्प के भाग। देखो इधर, पुष्प, एंजियोस्पर्म में पुष्प एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षी रचना है। जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो एंजियोस्पर्म पादपों के लिए पढ़ रहे हैं। आप लोगों का अब आगे की डिटेल जिस प्लांट पे चलेगी वो एंजियोस्पर्म प्लांट है, मतलब पुष्पी पादप होते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, जिसमें जड़, तना, पत्ती और साथ में फल, फूल और बीज बहुत अच्छी तरह से विकसित होते हैं। यह एक रूपांतरित पर्व है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। पुष्प, एक प्रारूपी पुष्प में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्प ग्रंथ, जिसे पुष्पासन क्या बोलते हैं बेटा, पुष्पासन कहते हैं, पर लगे होते हैं, जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग। चारों मैंने आप लोगों को डायग्राम में बता दिए थे, कौन कौन से थे, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग एंड जायांग। अब ये किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहाँ पर कैलिक्स तथा कोरोला क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं, जबकि पुमंग और जायांग लैंगिक अंग होते हैं। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स और कोरोला में कोई अंतर नहीं होता, इन्हें क्या बोलते हैं, परिदल पुंज, पेरीएंथ बताएंगे आप लोगों को। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, द्विलिंगी और उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कि मटर का पुष्प। यदि किसी पुष्प में केवल एक पुंकेसर अथवा अंडक हो तो उसे क्या बोला जाता है, एक लिंगी पुष्प बोला जाता है। आप लोगों के जैसे कि लौकी वगैरह के, पपीता के, इनमें क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इसमें सम्मिति। क्या आता है बेटा, सम्मिति मतलब दो प्रकार की सम्मिति यहाँ पाई जाती है, एक होती है एक व्यास सम्मित, ठीक है, और दूसरी होती है यहाँ पर त्रिज्या सम्मित। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ देखो कौन कौन सी होती है, त्रिज्या सम्मित अथवा एक व्यास सम्मित, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। हम पढ़ते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। क्लियर। तो यहाँ सम्मिति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, त्रिज्या सम्मित, एक व्यास सम्मित और असम्मित। ये रही तीसरी। अब मैं बता दूं आप लोगों की सम्मिति, त्रिज्या सम्मित, एक व्यास सम्मित वगैरह क्या होती है। देखो इधर, त्रिज्या सम्मित, एक व्यास सम्मित, सम्मित। जैसे कि मेरे पास इस तरह का कोई पुष्प है, त्रिज्या सम्मित मतलब ये पुष्प, ये बीच वाला भाग इसका और ये इसके कोरोला, ये कोरोला। बेटा मैं इसको इस तरह से कट करूं तब भी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से कट करूं तब भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से करूं तब भी क्या हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, इस तरह से कट करूं तब भी क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब इस प्रकार की सम्मिति जिसमें फ्लावर को किसी भी प्लेन से सेंटर में से होते हुए कट करें, एक से ज्यादा प्लेन पर भी वो दो पार्ट में डिवाइड हो, तो इसे बोलते हैं त्रिज्या सम्मित। अब दूसरा एग्जांपल यहां देखो, इसमें ये फ्लावर है, इसमें जो फ्लावर है वो केवल एक प्लेन से काटने पर, जैसे कि यहां पर इसमें इस तरह से ये क्या है, कोरोला। इसके कोरोला पे नोटिस करना, ये आप लोगों के गुलमोहर में मिलेगा इस तरह से। किसमें मिलेगा बेटा, गुलमोहर में। अब इसके कोरोला में कुछ खास बात होती है, एक कोरोला इस तरह से रंगीन होता है, कलरफुल होता है। अब इस तरह के जो फ्लावर हैं इन्हें बस मैं ओनली वन प्लेन से काटूंगा, इससे एक प्लेन से काटने पर ही ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ओनली वन प्लेन से, वन प्लेन से। बाकी इधर से भी नहीं काट सकता मैं, यू भी नहीं कट कर सकता, यू भी नहीं कर सकता। वन प्लेन से काटने पर यदि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो उसे बोलते हैं एक व्यास सम्मित। और असम्मित मतलब किधर से भी काटो डिवाइड नहीं होगा इक्वल पार्ट में। तो यहां पर देखो आप लोगों की कुछ इमेजेस मैंने दी हुई है आप लोगों को, देखो इधर पहला है अपना कौन सा, त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मित में यहां पर क्या है, ये किसका है, एग्जाम्पल दिया हुआ आप लोगों का मस्टर्ड। कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, मस्टर्ड, सरसों।
तो सरसों का पौधा इस तरह से काटो, इस तरह से काटो, एक प्लेन से ज्यादा बार काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, बराबर पार्ट में डिवाइड होगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या आप लोगों का, त्रिज्या सममित। ये है धतूरा। ये क्या है बेटा, धतूरा। एग्जाम में आया था एक बार ये, इस बार धतूरा। इसको बेटा मैं ऐसे भी काट दूं तब भी इक्वल कटेगा, ऐसे काटो तब भी इक्वल कटेगा, ऐसे काटो तब भी इक्वल कटेगा, ऐसे काटो तब भी इक्वल कटेगा, मतलब मोर देन वन प्लेन इक्वल पार्ट इन डिवाइड, दिस इज कॉल्ड त्रिज्या सममित। ये है चिली। ये क्या है बेटा, चिली। इस चिली को किस तरह से काटे हम लोग, जब भी ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, तो ये चिली का एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है। यदि मैं इसको इस तरह से कट कर रहा हूं, देखो इधर इक्वली डिवाइड हो गया ये, ठीक है। इसे और भी प्लेन से हम कट करेंगे तब भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या है, त्रिज्या सममित। तो ये तीन एग्जांपल आप लोगों की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। किसके एग्जांपल है, त्रिज्या सममित के। सरसों, सरसों, धतूरा और मिर्च, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, जब किसी पुष्प को दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है तब उसे त्रिज्या सममित कहते हैं। इसके उदाहरण है सरसों, धतूरा और मिर्च। लेकिन जब फूल को केवल, ये इंपॉर्टेंट है, केवल एक, केवल एक, केवल एक, यहां पर क्वेश्चन यही है, क्या है बेटा, केवल एक, केवल एक ऊर्ध्वाधर, वो भी कौन सा, ऊर्ध्वाधर समतल दो समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एक व्यास सममित है। इसके उदाहरण मटर, गुलमोहर, सेम एंड केसिया। देखो एनसीईआरटी में ये रहे आप लोगों के इसके एग्जांपल, एक व्यास सममित के एग्जांपल। ये वाला किसका एग्जांपल है बिल्ला, ये वाला पहला एग्जांपल है मटर का। ये इस तरह से ही इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ये कौन सा है बेटा, मटर। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का ये गुलमोहर, मैंने बताया था अभी गुलमोहर में क्या होता है, एक ये वाला, ये दल क्या होता है बेटा, कलरफुल। अब इसे केवल इस तरह से ही काटने पर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। गुलमोहर हो गया। और ये क्या है, केशिया। इस केशिया में भी, जिसको बोलते हैं अमलताज, इसमें एक दल इस तरह का होता है, बाकी और दलों की संरचना क्या होती है, अलग होती है। तो इसे भी इस प्लेन से काटने पर ही ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो इस तरह से आप लोगों की ये क्या है, केशिया। क्या है बेटा, ये केशिया, केशिया। ये क्या था आप लोगों का, गुलमोहर, और लास्ट में हम पढ़ने वाले इसमें असममित, मतलब इसे कैसे भी हम इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसमें कोई सममिति उपस्थित नहीं है। इसको बोलेंगे आप लोगों का क्या, असममित। देखो एनसीईआरटी की लाइनें हम आप लोगों की, एनसीईआरटी क्या बोलती हैं, मटर, गुलमोहर, सेम, केशिया आदि, जब कोई पुष्प, क्या बोल रहा है ये, जब कोई पुष्प बीच में से किसी भी तल से दो समान भागों में विभक्त ना हो, क्या बेटा, ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, असममित या अनियमित। जैसा कि केना, क्या है इसमें, केना। तो यहां तक हुआ क्या आप लोगों का, पुष्प में सममिति। अब पुष्प में भागों के आधार पर भी बताया गया है कि यदि कैलेक्स की संख्या 3 हो तो उसे क्या बोलेंगे, द्वितीय। कैलेक्स की संख्या यहाँ पर 4 हो तो बोलेंगे चतुष्टयी। कैलेक्स मतलब बाह्य दल की संख्या 5 हो तो इसे बोलेंगे पंचतयी। तो यदि उनमें उपांगों की संख्या 3, 4 अथवा 5 के गुणक में हो, जिस पुष्प में सहपत्र भी होते हैं, तो उसे बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है, पुष्प वृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिन्हें हम सहपत्री कहते हैं, और जिसमें नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, असहपत्री, मतलब ब्रैक्ट। पुष्प वृंत पर छोटी सी पत्तियां निकलती है उसको बोलते हैं हम ब्रैक्टेड फ्लावर, और जिनमें नहीं होती उसमें क्या बोलते हैं, असहपत्री, ई ब्रैक्टेड फ्लावर। अब यहाँ पर एक एक के बारे में यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना होता है। पुष्प की संरचना में हम पढ़ेंगे कि हमने अभी क्या पढ़ा, पुष्पक्रम। दूसरा हमने क्या पढ़ा, पुष्प की सममिति।
इसी को चक्र में आधे चल रहे हैं हम लोग। पढ़ाएंगे यहाँ पर आप लोगों को कि पुष्प के जो भाग हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और जायांग, इनकी स्थिति के आधार पर इस बार नीट में से क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। 3 प्रकार की स्थिति इसमें पाई जाती है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। ठीक है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। कंडीशन क्या होती है, देखो इधर आपको पहले समझा दूं, नाम से ही हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, और क्या था अपना एपिगाइनस, गाइनस। देखो इधर पहले आप लोग समझ लो, हाइपो का मतलब होता है ऊपर, गाइनस का मतलब क्या है, जायांग। मतलब पुष्प में इस तरह की संरचना होती है कि पुष्प में इस तरह की संरचना होती है कि इसमें जो जायांग वाला भाग है वो सबसे ऊपर होता है। देखो ये पुष्प का जायांग, ये पुष्प का जायांग, ये यहां पर इसमें निकल रहा है पुष्पासन, ये पुष्पासन। इस पुष्पासन पर ये है बाह्य दल, और ये क्या है इसमें, दल, और ये क्या है इसमें, पुंकेसर। अब आप लोगों को यहां पर ये इसमें है अंडाशय, ये वाला क्या है इसमें, बीजांड। इसमें क्या है बेटा, ये बीजांड। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला क्या है, अंडाशय। अंडाशय बाह्य दल, दल और पुंकेसर के सबसे क्या है, ऊपर है, तो इसे बोलते हैं कि आप लोगों का हाइपोगाइनस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोगाइनस कंडीशन। अब दूसरी में क्या होता है, पेरी। पेरी का मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो यहां पर आप लोगों का ये मैंने अंडाशय बनाया, कार्पल, ये कार्पल बनाया, कार्पल बनाया। इस कार्पल पर अब की बार जो आप लोगों का यहाँ पर पुष्पासन है ना, वो थोड़ा सा प्यालेनुमा हो जाता है। क्या होता है बेटा, प्यालेनुमा। ये प्यालेनुमा संरचना हो गई, तो इसने थोड़ा आधे अंडाशय को क्या कर लिया, कवर कर लिया। क्या कर लिया बेटा, आधे अंडाशय को क्या कर लिया, कवर कर लिया। मतलब अंडाशय आधा ऊपर है आधा नीचे है, इसको बोलते हैं हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। बाकी सब यहां पर लगे होंगे, ये तो है आप लोगों का बाह्य दल, और यहां पर लगे हुए आप लोगों के दल, और ये क्या है, पुंकेसर। क्लियर। इस तरह से इस बार नीट में क्वेश्चन यहां से पूछा गया था पेरिगाइनस कंडीशन में। नेक्स्ट आप लोगों का एपिगाइनस, इसके 2 डायग्राम है एनसीईआरटी में। एपिगाइनस में क्या होता है बेटा, जैसे कि ये पुंकेसर है, सॉरी ये क्या है, जायांग है, जायांग। इसमें ये पुष्पासन, इस पुष्पासन को इस तरह से पूरी तरह से अंडाशय को क्या कर लेता है, ढक लेता है। ये पुष्पासन, पुष्पासन इतना बड़ा हो जाता है कि इसको पूरी तरह से क्या होता है, ढक लेता है, और इस पर लगे होते हैं ये इस तरह से दल, ये क्या होते हैं, पुंकेसर। क्लियर। और यहां पर क्या होगा, ये बाह्य दल। तो जायांग अब कहां आ गया, सबसे नीचे आ गया, जायांग कहां आ गया, सबसे नीचे आ गया। क्लियर यहां तक सब कुछ आप लोगों का क्लियर है यहां पर। चलो आगे अब चलते हैं, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो यहां पुष्प व्रंत पर कैलिक्स, कोरोला, पुमंग, अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायांगता हाइपोगाइनस, परिजायांगता पेरिगाइनस, अधिजायांगता एपिगाइनस दर्शाया गया है 5.9 में, चित्र 5.9 में। अभी बता देंगे आप लोगों का। अधोजायांगता में जायांग क्या होता है, सबसे ऊपर होता है।
स्थान पर स्थित होता है वह अन्य अंग इसके नीचे होते हैं। मतलब सबसे ऊपर क्या होगा आप लोगों का जायांग, बाकी सब उसके नीचे होंगे। ऐसे पुष्प में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। इनके सामान्य उदाहरण कौन कौन से हैं? सरसों, गुड़हल और बैंगन। सरसों मैंने आपको बता ही दिया, गुड़हल अभी बता दूंगा, ठीक है। बैंगन के भी इसमें एग्जाम्पल है, याद रखना है आप लोगों को। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। इनकी ट्रिक होती है हमारे पास में MCB, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। परिजायन का देखो नाम से पता चल रहा है पेरिगाइनस, PRS में अंडाशय मध्य में स्थित होता है। अन्य पुष्पासन के किनारे पर भी स्थित होते हैं अन्य भाग, तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इसमें आधा अधोवर्ती होता है अंडाशय। उदाहरण के लिए प्लम, पिच, रोज, प्लम, गुलाब और आड़ू। तो इसमें हम लिखते हैं PR², प्लम, पिच, रोज। तो ये होता है आप लोगों का P²R, प्लम, पिच मतलब आड़ू, और क्या होता है रोज, P²R पेरिगाइनस। ये ट्रिक है। अधिजायांगता में पुष्पासन के किनारे ये रहा ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को क्या करते हैं? पूरी तरह घेर लेते हैं, इससे संलग्न हो जाते हैं और पुष्प के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर लग जाते हैं। इसलिए इस अंडाशय को अधोवर्ती क्या बोलते हैं? इसे अधोवर्ती। उदाहरण के लिए आप लोगों का सूरजमुखी के अर्धपुष्प और अमरूद और घिया। अर्धपुष्प का मतलब होता है बेटा उसके साइड वाले पत्रक। सूरजमुखी में जो होता है ना पुष्प, इस तरह से होता है सूरजमुखी का पुष्प। देखो इधर सूरजमुखी का पुष्प इस तरह से होता है। इसमें बीच वाले भाग तो ये होते हैं, ये भी पुष्प होते हैं, और इसके आजू बाजू वाले ये इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं अर्धपुष्प, अर्धपुष्प। और ये होते हैं केंद्रीय पुष्प, बिंब पुष्प। क्लियर है यहां तक? अब आगे चलते हैं जहां हम पढ़ रहे थे। अर्धपुष्प, अमरूद और घिया, पेरिगाइनस इसके एग्जाम्पल हैं। अब एनसीईआरटी की जो डायग्राम आप लोगों को दिया हुआ है उस पर चलते हैं। देखो इधर ये रहा, ये चारों डायग्राम आप लोगों को याद रखने हैं। ये वाला कौन सा है बेटा आप लोगों का? हाइपोगाइनस, ठीक है, हाइपोगाइनस। ये दोनों डायग्राम किसके आप लोगों के? पेरिगाइनस के। किसके हैं? पेरिगाइनस के। ब और स पेरिगाइनस का, यहां पर कोमा आएगा। ये देखो इसका प्यालीनुमा हो जाता है। ये कौन? पुष्पासन। इसमें भी प्यालीनुमा हो रहा है पुष्पासन, और पुष्पासन इसको क्या कर रहा है? पूरा का पूरा ढक रहा है। तो ये क्या है आप लोगों का? एपिगाइनस, हाइपो, पेरी, एपी। यहां तक आप लोगों के कंप्लीट हुआ क्या? पुष्प पर पुष्प के भागों की स्थिति। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या? पुष्प के भाग, पुष्प के अलग अलग भाग पढ़ने हैं हमें। कैलिक्स पढ़ना है, कोरोला पढ़ना है, पुंकेसर पढ़ना है और जायांग पढ़ना है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो इधर पुष्प के भाग। पुष्प में 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, पुंमंग और जायांग दर्शाए गए हैं चित्र में आप लोगों के। कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है? देखो इधर सबसे बाह्य भाग। कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसकी इकाई को बाह्य दल कहा जाता है। प्राय बाह्य दल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली व्यवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने गुलाब की कली देखी होगी। गुलाब की कली जब खिलती नहीं है वो चारों ओर से क्या होती है? हरे हरे बाह्य दल द्वारा क्या होती है? पैक्ड होती है। लेकिन जैसे ही वो खिल जाती है तो बाह्य दल कहाँ आते हैं? नीचे की ओर। कैलिक्स संयुक्त बहुदली जुड़े हुए अथवा पृथक बहुदली, मुक्त दली भी हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं? देखो इधर, यदि कैलिक्स इस तरह से हो, कैसे हो? इस तरह से। दोनों डायग्राम देखना, यहां पर ये संरचना, इस पर मैंने बनाया ये दल, बाह्य दल, ये है बाह्य दल। ये बाह्य दल एक दूसरे से क्या हो रहे हैं बेटा? जुड़े हुए हैं। तो
तो ये जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं संयुक्त दली। ये वाली है क्या, संयुक्त दली। अब पुष्प में इस तरह की संरचना, ये पुष्प वाला भाग और इसमें दल इस तरह से, ये है पृथक दली। ये क्या है यहाँ पर, पृथक दली, बाह्य दली, पृथक बाह्य दल, और ये क्या है, संयुक्त बाह्य दल। दिख रहे होंगे आप लोगों को, पृथक ये रहा और संयुक्त ये रहा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आप लोगों का, कोरोला। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कोरोला, जिसको बोलते हैं हम आप लोगों का दल बोलते हैं। कोरोला दल पंखुड़ी का बना होता है, प्राय चमकीले रंगीन रंगदार होते हैं। ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलेक्स की तरह ही कोरोला भी संयुक्त अथवा पृथक हो सकता है, मतलब कोरोला भी इस तरह से पृथक और जुड़े हो सकते हैं। पौधों में कोरोला की आकृति रंग भिन्न भिन्न होता है। जहां तक आकृति का संबंध है वह नलिकाकार, घंटाकार, कीट के आकार का अथवा चक्राकार हो सकती है। ये देखो अब यहाँ पर आप लोगों के पुष्प के चारों भाग दिए हुए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। ये एक प्रारूपिक पुष्प है, ये पुष्प वृंत, ये बाह्य दल, ये दल, जायांग और पुंकेसर है। ये अलग अलग कर दिया तो कैलिक्स मतलब बाह्य दल, ये कोरोला मतलब दल, और ये पुमंग अलग अलग हो गए। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों का, जायांग को। ये पुष्प के चारों भाग है। ये दोनों आप लोगों के कौन से भाग हैं, ये सहायक है, और ये कौन से हैं, जननिक भाग है। इस तरह से यहाँ पर पुष्प के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे का भाग इसमें हम ये बताएंगे कि पुष्प पर दल की व्यवस्था किस तरह से होती है, जिसको हम बोलते हैं पुष्प दल विन्यास। क्या बात करेंगे अब, पुष्प दल विन्यास। देखो इधर बाह्य दल और दल पुष्पासन पर जिस तरह से लगे होते हैं उसको बोलते हैं पुष्प दल विन्यास। ये सामान्यतः आप लोगों का नॉर्मली 4 प्रकार का होता है। देखो इधर पुष्प दल विन्यास, पुष्प कली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। पुष्प दल विन्यास के प्रकार अब यहां से लिखा हुआ ये रहा, कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादे और वैक्सिलरी होते हैं। कोर स्पर्शी, जैसे कि मैंने कोई पुष्प बनाया, उस पुष्प के जो चारों दल हैं वो पुष्पासन पर ओनली कोरों से स्पर्श करते हैं, तो इसको बोलते हैं कोर स्पर्शी। इसका एग्जांपल है आप लोगों का कैलोट्रोपिस। ये रहा कैलोट्रोपिस, ये कैलोट्रोपिस। इस कैलोट्रोपिस के ये वाले जो भाग हैं, कैलोट्रोपिस के ये वाले भाग हैं, ये ओनली यहां पर इनकी कोरें स्पर्श कर रही है बेटा। क्या करती है, इनकी कोर स्पर्श करती हैं, तो इसको बोलते हैं हम कोर स्पर्शी। ये रही। क्लियर। इस डायग्राम को और देख लो, इस तरह से बताया जाता है, मतलब इस तरह का डायग्राम बना दें। ये वाला पोर्शन इस पर, इनकी कोरें एक दूसरे को क्या करती है, टच करती हैं, इसको बोलते हैं कोर स्पर्शी। कोर स्पर्शी। क्लियर। ये एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, यहां पर देखो बेटा कोर स्पर्श कर रहे हैं, यहां पर ये ओनली कोरों से स्पर्श कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या था इसका, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस मतलब आंकड़ा, ये रहा, ऐसा होता है कैलोट्रोपिस। कैसा होता है बेटा, ये है कोर स्पर्शी। देन इसके बाद में आप लोगों का दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो देखो इधर, पढ़ते इधर, चक्र के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे से किनारों से केवल स्पर्श करते हैं तो उसे बोलते हैं कोर स्पर्शी, जैसे कि कैलोट्रोपिस। दूसरा कौन सा है, व्यावर्तित। यदि एक दल अथवा बाह्य दल का एक किनारा अगले दल पर तथा दूसरे किनारे तीसरे पर अति व्यापित हो तो इसे बोलते हैं व्यावर्तित। इसका डायग्राम देखो कैसा होता है। इसके 3 एग्जाम्पल आप लोगों को दिए हुए एनसीईआरटी में। एक एग्जाम्पल तो है बेटा गुड़हल। क्या दिया हुआ है, गुड़हल। ये है भिंडी,
ये है आप लोगों का केसिया। यहां पर यहां दिया हुआ है आप लोगों का कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, गुड़हल, भिंडी, और एग्जाम्पल देखो इधर क्या दिए हुए हैं, गुड़हल, भिंडी और कपास। क्या दिया हुआ है बेटा, ये कपास का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये, कपास, कपास। क्लियर। अब इसको समझो ये क्या होता है, देखो इधर इस तरह की संरचना व्यावर्तित में, जैसे कि मैंने ये बनाया यहां पर व्यावर्तित में दल इस तरह से लगे होते हैं, 5 दल। इसका ये वाला भाग, एक मुंह बाहर की ओर, इसका एक मुंह अंदर की ओर, इसका एक मुंह बाहर की ओर, एक मुंह अंदर की ओर। इसको बोलते हैं क्या, व्यावर्तित। दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला मुंह, ये वाला मुंह कहां है, बाहर, ये वाला कहां है, अंदर, इसका ये वाला कहां है, बाहर, इसका ये वाला कहां है, अंदर। इस तरह से ये क्या है, व्यावर्तित, व्यावर्तित। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे, गुड़हल, भिंडी और कपास, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। मतलब ट्रिक, CLC, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। CLC इसकी क्या है, ट्रिक है आपको याद करने की, व्यावर्तित की ट्रिक, CLC। नेक्स्ट एनसीईआरटी वाले पॉइंट पे आते हैं। देखो इधर, यदि किसी दल का पढ़ लिया हम लोगों ने, ये एग्जाम्पल पढ़ लिए गुड़हल और भिंडी। अब यदि बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे पर अति व्यापित हो जाते हैं, इसमें से कोई एक विशेष दिशा नहीं होती, इस प्रकार की स्थिति को कोर छादी कहते हैं। मतलब एक तो पूरा अंदर और एक पूरा बाहर, बाकी सब व्यावर्तित। ये रही संरचना। देखो इधर, इधर देखो, इसमें ये वाला पूरी तरह से कहां पर है, अंदर। दोनों एंड कहां पर है बेटा इसके, अंदर की ओर। और दूसरा वाला कौन सा वाला, ये वाला, इसके दोनों छेद कहां पर है, बाहर की ओर। तो ये कौन सा है आप लोगों का, किसको डिनोट कर रहा है, ये आप लोगों का कोर छादी। बाकी सब ये वाला, ये वाला, ये वाला क्या है, व्यावर्तित। और इसका एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है एनसीईआरटी में, केसिया और गुलमोहर। क्या है बेटा, केसिया और गुलमोहर। केसिया और गुलमोहर के डायग्राम देखो, ये रहे, ये रहा केसिया, ये है केसिया। क्या है ये, केसिया, जिसको हमने अमलताश बोला था। क्या बोला था, अमलताश। इसमें ये वाला देखो पूरा कहां है, बाहर की ओर। एक क्या है यहां पर, इसमें अंदर की ओर। इस तरह से इसमें है, किसमें है, यहां पर गुलमोहर में। ये है गुलमोहर, गुलमोहर। क्या होता है इसमें, कोर छादी, कोर छादी। क्लियर। और लास्ट वाला हम पढ़ेंगे इसमें बैक्सिलरी। क्या होता है बेटा, बैक्सिलरी। देखो इधर, मटर सेम में 5 दल होते हैं। इनमें सबसे बड़ा मानक और 2 पार्श्व पंख और ये सबसे छोटे 2 अग्र फूटक को अतिव्यापित करते हैं। इस प्रकार पुष्पदल विन्यास बैक्सिलरी अथवा पेपिलियोनोसी कहते हैं। ये ऐसा होता है, देखो बेटा, इसमें मैं डायग्राम से बता दूं आप लोगों को एनसीईआरटी का। ये एक बड़ा, ये होता है मानक,
फिर इसके अंदर ये 2 पंख, फिर इसके अंदर ये 2 जिसको बोलते हैं कील। क्लियर? ये होता है 1, ये होते हैं 2, ये होते हैं 2। तो कितने हो गए? 5 बाह्य दल। और एग्जाम्पल क्या होता है इसका? मटर और सेम। देखो इधर एनसीईआरटी में क्या क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मटर और सेम में। इस तरह से ये पांचों आप लोगों के यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब मैं आप लोगों को मेरी साइड से भी दर्शा दूं। देखो इसमें ये है आप लोगों का कोर स्पर्शी, इनके कोर स्पर्श कर रहे हैं, तो ये क्या है बेटा? कोर स्पर्शी। क्लियर? इसका देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? ओनली कोर स्पर्श कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कोर स्पर्शी। दूसरा आप लोगों का इसमें होता है कौन सा? व्यावर्तित। देखो इधर बेटा, इसमें ये वाला पोर्शन बाहर है, ये वाला अंदर है पर्पल के, तो ये कौन सा हो गया आप लोगों का? फिर पर्पल वाले का ये बाहर और ये अंदर है व्हाइट वाले के, ये कौन सा हो गया आप लोगों का? व्यावर्तित। ठीक है। और फिर थर्ड आप लोगों का इसमें है कौन सा बेटा? कोर छादी। कोर छादी में देखो बेटा, ये वाला जो मैंने पकड़ा है पिंक वाला, इस पिंक वाले के दोनों एंड कहाँ है? बाहर की ओर। और इस ग्रीन वाले के दोनों के एंड कहाँ है? अंदर की ओर। तो ये वाला आप लोगों का कौन सा था? यहाँ पर कोर छादी। क्लियर? इस तरह से यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए अपने कौन से? कोर स्पर्शी, व्यावर्तित और कोर छादी और वैक्सिलरी। यहां तक ये कंप्लीट हुआ किसमें? इसमें पुष्पदल विन्यास। आगे वाला पॉइंट हम देखते हैं इसमें। अब पुमंग क्या पढ़ेंगे? अब इसमें पुमंग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट चक्र क्या होता है इसमें? जो स्टेमन को रिप्रेजेंट करता है, नर जननांग को रिप्रेजेंट करता है पुमंग। पुमंग की संरचना मैंने आपको कई बार बताई है, इस तरह से भाग होते हैं उसमें। देखो इधर एनसीईआरटी में दिखा देते हैं आप लोगों को पुमंग कैसा होता है। ये पुंगम को दर्शाता है। ये वाला पोर्शन होता है पराग कोश, पराग कोश। और ये पुतंतु, पुतंतु। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम क्या? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? स्टेमन। इसके अंदर होते हैं बेटा परागकण। क्या बनेंगे इसके अंदर? परागकण। परागकण। वैसे तो पराग पालियां होती हैं, फिर परागकण बनते हैं। देखो पढ़ते हैं इसे। पुमंग, पुमंग पुंकेसर से मिलकर बना होता है। मतलब पुंकेसरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? पुमंग। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जननांग है में एक तंतु अथवा एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश पाए द्विपालित होता है, मतलब एक पाली ये दोनों मिल जाती हैं। और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ अथवा परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। बंध्य पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वह स्टेमिनोइड कहलाते हैं। नेक्स्ट, पुंकेसर फूल के अन्य भागों से दल अथवा आपस में भी जुड़े होते हैं। जब इसे पुंकेसर दल के साथ जुड़ते हैं तो उसे दललग्न पुंकेसर कहते हैं। जैसे कि बैंगन, एनसीईआरटी का एग्जांपल याद रखना। ब्रिंजल में क्या पाए जाते हैं? दललग्न पुंकेसर। और यदि परिदल पुंज के साथ जुड़े हुए हो तो परिदल लग्न कहते हैं। जैसे कि प्याज में, किसमें होते हैं? मतलब प्याज में और लिली में। और फूल में पुंकेसर मुक्त हो तो इसे बोलते हैं आप लोगों के बहुपुंकेसरी और मुक्त पुंकेसर। और पुंकेसर एक गुच्छा व बंडल बनाते हैं तो एक संगी पुंकेसर। ठीक है, जैसे कि गुड़हल में होता है। अथवा 2 बंडल बनाते हैं तो द्विसंगी पुंकेसर आप लोगों के यहाँ पर मटर में मिलता है। कैसा मिलता है मटर में? 9+1। किसमें? मटर में। अब यहाँ पर एक संगी वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन सा? गुड़हल। गुड़हल में किस तरह का डायग्राम आता है मैं बता दूं आप लोगों को। गुड़हल में इस तरह से होता है। देखो इधर गुड़हल में, गुड़हल का ये डायग्राम आप लोगों को दिखाई देगा इस तरह से। ये मादा जननांग को शो करता है। यहां से आता ये होती है पुंकेसरी नाल और इस पर ये लगे होते हैं पुंकेसर। क्या लगे होते हैं बेटा? पुंकेसर। पुंकेसर ये लगे हुए, ये रहे पुंकेसर। इस तरह से पुंकेसर लगे होते हैं बहुत सारे। तो ये क्या है? बहुसंगी। ये पुंकेसरी को डिनोट कर रहा है, ये बहुसंगी है। तो ये गुड़हल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ये गुड़हल का। और ये पुंकेसरी नाल होती है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अपन जब पढ़ रहे थे वहां पे चलते हैं। हो गया यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट,
देखो तो मटर में अथवा दो से अधिक, क्या बोल रहा है ये, मटर में दो या दो से अधिक बंडल होते हैं जिसे सिट्रस में होता है। मटर में तो आप लोगों के 9+1 वाली कंडीशन, और सिट्रस मतलब किसमें, नींबू में बहुत सारे संघ बनाते हैं तो बहुसंगी। उसी पुष्प के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसे कि साल्विया और सरसों में। कैसे, जैसे यहाँ बोल रहा है यहाँ पर द्विदीर्घी और चतुर्दीर्घी कंडीशन होती है, कैसे होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बनाया पुष्पासन। इस पुष्पासन पर इस तरह से लगाए हमने ये पूतंतु। ये पूतंतु यदि हम बात कर रहे हैं कि पूतंतु हम लगा रहे हैं तो दो छोटे अंदर की ओर, या इस तरह से ये बड़े चार हैं तो दो छोटे बाहर की ओर, दो लंबे अंदर की ओर। इस तरह की कंडीशन सरसों में आप लोगों को मिल जाती है। 4 पुंकेसर होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो आप लोगों का हेडिंग है वो है जायांग। वो क्या है बेटा, जायांग। स्त्री केसर के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर। अब जायांग के बारे में देखते हैं कि जायांग का निर्माण जो हुआ है, यहाँ पर आप लोगों के जायांग दिए हुए हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से जायांग दिए हुए हैं, देखो इधर। एक तो है सीमांत, ठीक है, और ये होता है केंद्रीय, ये होता है आप लोगों का वित्तीय, और ये होता है अक्षीय, और एक होता है आधारीय। तो हम पढ़ेंगे इनको कि बिजांड अंडाशय के अंदर किस तरह से लगे होते हैं, उसे बोलते हैं बिजांड विन्यास। क्या बोलते हैं इसको, बिजांड विन्यास। देखो इधर से, इसको नेक्स्ट डायग्राम में देखो, बता दो। देखो इधर मैंने बनाया ये एक अंडक। क्या बनाया बेटा, ये एक अंडक। ये है अंडाशय, ये क्या है, अंडाशय। इस अंडाशय में ये होता है प्लेसेंटा, गुदा पोर्शन, गुदा वाला भाग। इसमें ये है बिजांड, ये क्या है बेटा, बिजांड। तो ये बिजांड इस तरह से लगे होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं बेटा, बिजांड लगे होते हैं। किसमें, किसके अंदर लगे होते हैं, ये प्लेसेंटा के अंदर। तो इनकी व्यवस्था, यदि इसको ट्रांसफर सेक्शन काट करके बताएं आप लोगों को, ट्रांसफर सेक्शन काट करके बताऊं तो ये सेंटर में है, क्या है, बीच में है। तो आप लोगों को इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, इस तरह की, कि बिजांड इस तरह से लगे हुए हैं। यहां पर लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है। क्लियर। यदि ये इस तरह से लगे हुए हैं और कहां पर है, ये इस तरह से, तो ये केंद्रीय हो गया। लेकिन ये अंडाशय जैसे कि अपना रूम है, उसे आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। मतलब इस तरह से यहां पर ये अंडाशय है, इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया। जैसे कि ये बॉटल मेरे पास होती लंबी, तो उसे यूं और यूं, नींबू काटते हैं ना हम लोग, तो यहां पर सेंटर में इस तरह से कंडीशन होती है, और बिजार्ड यहां पर लगे होते हैं। तो नींबू में ये कंडीशन आप लोगों को मिलती है, टमाटर में, नींबू में इस तरह की कंडीशन मिलती है। तो इसको अब हम देखने वाले हैं। सबसे सरल प्रकार का जो बीजांड विन्यास होता है वो होता है कौन सा, सीमांत। देखो इधर, जायांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडक से मिलकर बने होते हैं। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था वो एक अंडक को रिप्रेजेंट करता है। अंडक के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। कौन कौन सा होता है बेटा, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अंडाशय का आधारी फूला हुआ भाग होता है जिस पर एक लंबी नली होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, वर्तिका। और वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिका एक लंबी संरचना है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। मतलब इस तरह की संरचना है। देखो इधर, कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। ये क्या है आप लोगों की, क्या बोल रहा है ये, वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। तो ये है वर्तिका। और नीचे वाला पोर्शन जो फूला हुआ है वो है अंडाशय। और ये क्या है, वर्तिकाग्र, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। तो ये स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी को क्या करती है, जोड़ती है। क्लियर। अब यहां पर बात कर रहा है
वर्तिकाग्र प्राय वर्तिका की चोटी पर होती है और परागकणों को ग्रहण करती है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे अथवा गूदेदार बीजांड सन से जुड़े होते हैं। जब एक से अधिक अंडक होते हैं और वो पृथक होते हैं तो जैसे कि गुलाब और कमल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बेटा ये एक अंडक पे, ये एक अंडक पे, ये एक अंडक पे, ये एक अंडक पे, ये पांचों अंडक क्या है, मुक्त है। तो इसे बोलते हैं, इस कंडीशन को आप लोगों का मुक्त अंडपी, या फिर हम इसको बोलते हैं एपोकार्पस। और ये सब मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं सिनकार्पस। ये क्या है आप लोगों का एपोकार्पस, ये मिल गए तो सिनकार्पस है। तो यहाँ पर आप लोगों का पृथक अंडपी कौन सा है, गुलाब और कमल, इन्हें वियुक्त अंडपी या एपोकार्पस कहते हैं। जब अंडक जुड़े हुए होते हैं जैसे मटर और टमाटर, याद रखना टर युक्त अंडपी सिनकार्पस कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज अथवा अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बीजांड विन्यास। कौन सा टॉपिक है बेटा, बीजांड विन्यास। मतलब अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम बीजांड विन्यास कहलाता है। बीजांड विन्यास सीमांत स्तंभीय, वित्तीय, आधारीय, केंद्रीय या मुक्त स्तंभीय प्रकार का होता है। सबसे पहला है सीमांत बीजांड विन्यास। अंडाशय के अधर सीवनी पर, अंडाशय के अधर सीवनी के साथ यह कटक बनाता है। बीजांड कटक पर स्थित होते हैं जो दो कतारों में बनती है, जैसे कि मटर में। जैसे कि आप लोग देखोगे मटर में इस तरह की संरचना पाई जाती है। ये देखो मटर में यहाँ पर बीजांड लगे हुए हैं, ये ब्लैक 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 काले काले क्या है बेटा, बीजांड। और एनसीईआरटी का यही डायग्राम है, देखो इधर एनसीईआरटी में यही डायग्राम आप लोगों का दिया हुआ है इस तरह से। क्लियर, ये रहा, ये मटर हो गया। अब बेटा यहाँ पर ये जो बीजांड है, इसी बीजांड में यदि मटर को ओपन कर दिया जाए, मटर को ओपन कर दिया जाए तो इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती है। मटर के दाने कहाँ चल जाते हैं, इधर और इधर, इधर और इधर, दोनों साइड चले जाते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम में देखो इधर, देखो इधर, जैसे कि मेरे पास ये बीजांड लगे हुए हैं मटर में। कहाँ लगे हुए हैं ये, मटर में, मटर के अंदर ये बीजांड लगे हुए हैं। ये हो गया सीमांत। सीमांत। अब इसको ओपन कर देते हैं हम, किसको ओपन करते हैं, मटर को। मटर को ओपन कर देते हैं तो हमारे पास इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ठीक है, इसमें कहां चले जाते हैं बीजांड, एक यहां पर चला जाएगा, एक यहां पर चला जाएगा, एक यहां पर चला जाएगा, एक यहां पर चला जाएगा। तो अब इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, इसका अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट काटते हैं। और ऐसे में 3 लेकर आ जाता हूं, क्या लेकर आता हूं बेटा, 3। तो मेरे पास देखो 3 मैंने ले लिए, एक तो ये रहा पोर्शन, एक ये रहा पोर्शन और एक यह रहा पोर्शन। अब इनमें मैं क्या करता हूं, बीजांड लगा देता हूं। एक बीजांड यहां लगा दिया, 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 एक बीजांड यहां लगा दिया। तो इस तरह से अब मेरी जो संरचना बनेगी वो कौन सी होगी बेटा, वित्तीय बीजांड विन्यास वाली। कौन सी बनेगी बेटा, वित्तीय बीजांड विन्यास। ये कौन सा हो गया, वित्तीय, वित्तीय बीजांड विन्यास। देखो एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ो इसको, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये रहा, ये रहा वो वित्तीय बीजांड विन्यास वाला। मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जब बीजांड अक्षीय पर ना बोलकर मैं बोल रहा हूं वित्तीय बीजांड विन्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में लगे होते हैं। और अंडप, अंडाशय एक कोष्ठ का होता है, मतलब एक ही कोष्ठ का होता है, लेकिन आभासी पट के कारण 2 कोष्ठों में विभक्त हो जाता है, जिसके उदाहरण है क्रूसीफेरी सरसों तथा आर्जीमोन। अब यहाँ पर आर्जीमोन का डायग्राम भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट उसमें लेक्चर में। तो यहाँ पर बेटा ये बोल रहा है कि इस तरह का जो अंडाशय था ये 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो जाए, ये 2 कोष्ठ में आभासी पटों में। इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लम। क्या बोलते हैं, रेप्लम या आभासी पट बोला जाता है। मस्टर्ड और आर्जीमोन में इस तरह का कंडीशन पाया जाता है। अब जो तीसरा है, तीसरे में क्या हो रहा है, जब बीजांड अक्षीय होते हैं अर्थात बीजांड बहुकोष्ठीय अंडाशय में लगे होते हैं। इसको समझो, जैसे कि ये वाला डायग्राम था अपने पास में। अब ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर सेंटर पे आ जाए, कहाँ आ जाए बेटा, सेंटर पे।
ये वाला पोर्शन, इधर का मुंह और इधर का मुंह, तो अपने पास डायग्राम इस तरह से बनेगा। देखो इधर ये इस तरह से आ जाए, इस तरह से। अब बीजांड कहां लगे हुए हैं? केंद्र की ओर। ये बीजांड लगे हुए हैं। बीजांड तो लगे हुए हैं, लेकिन अब क्या हो गया, ये अलग अलग कोष्ठों में डिवाइड हो गया। अलग अलग कोष्ठों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ये होता है अक्षीय। ये क्या होता है? अक्षीय। ये देखो यहां पर एक कोष्ठ ये रहा, एक कोष्ठ ये रहा, एक कोष्ठ ये रहा, तो ये क्या हो गया? बहुकोष्ठीय। एनसीईआरटी में देखो क्या बोल रहा है ये, जब बीजांड अक्षीय होता है, बीजांड क्या होता है? बहुकोष्ठीय अंडाशय पर, दूसरी लेन दो, बहुकोष्ठीय अंडाशय पर लगे हुए हो, तब ऐसा बीजांड स्तंभीय क्या कहलाता है बेटा? स्तंभीय। कौन सा कहलाता है ये? स्तंभीय। उदाहरण क्या है? गुड़हल, टमाटर और नींबू में इस तरह की संरचना पाई जाती है। लास्ट, जब बीजांड केंद्रीय अक्ष में होते हैं, इसी डायग्राम से देखो केंद्रीय अक्ष में किस तरह से जाता है। ये बीच वाले जो पोर्शन थे जो हमने बनाए थे, ये हटा देते हैं और केंद्र में ही हम क्या करते हैं? बीजांड लगा देते हैं। देखो डायग्राम, ये बीजांड। अब ये पूरा एक ही भाग है, क्लियर। और बीजांड अब कहां आ गए? केंद्र में। ये क्या है? बीजांड। इसे बोलते हैं मुक्त केंद्री, मुक्त केंद्री। ये पाया जाता है डायंथस और प्रिमरोज में। तो यहां पर देखो आप लोगों को तीनों चारों दिखाई दे रहा है। ये क्या है? सीमांत, ये वित्तीय, आधारीय, और ये क्या है? अक्षीय, और ये क्या है? मुक्त केंद्रीय। और लास्ट में एक और आप लोगों का कौन सा होगा? आधारीय। देखो इधर, डायंथस और प्रिमरोज, तब इस प्रकार के बीजांड विन्यास को मुक्त स्तंभीय कहते हैं। आधारी बीजांड विन्यास में बीजांड अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल एक बीजांड होता है। इसके उदाहरण है सूरजमुखी और गेंदा। देखो यहां पर बेटा मैं आप लोगों को बता चुका था, ये मैंने बताया था आप लोगों का, कौन सा था कि हम किसका निर्माण कर रहे हैं यहां से? सीमांत से। सीमांत से हम आ रहे हैं कौन से? वित्तीय पर। तो इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करोगे तो आप लोगों को इतना सा पोर्शन दिखेगा, इतना सा। ऐसे तीन पोर्शन लगा दो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तीन हो गए यहाँ पर, तो ये वित्तीय का निर्माण हो गया। तो वित्तीय की संरचना इस तरह से दिखाई देती है। किस तरह से दिखाई देती है बेटा? इस तरह से। वित्तीय हमारा इस तरह से दिखाई देगा। ये चार बना रखे हैं मैंने, वित्तीयों पे चले गए। अब इनको और बड़ा कर दो और यहाँ पर कहा लाओ? सेंटर में लेके आ जाओ। सेंटर पे लेकर आ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये केंद्रीय। क्या हो गया? ये केंद्रीय। ये डायग्राम मैंने आप लोगों को यहाँ बनाया था, ये रहा। ये देखो मैच कर रहे हैं यहाँ पर तीन है, मैंने चार कर दिए, एक दो तीन, एक दो तीन चार, तो ये क्या हो गया? बहुकोष्ठीय। और लास्ट वाला आधारीय डायग्राम इस तरह से होता है। ये क्या है? अंडाशय, और इसमें ये क्या है? बीजांड। तो आधारीय बीजांड विन्यास आप लोगों का किसने बताया था? हम लोगों ने एनसीईआरटी ने एग्जांपल में किसमें प्रेजेंट होता है? सूरजमुखी और गेंदा में। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम आगे वाला पोर्शन क्या है। देखो फल क्या है बेटा? फल। फल भी बहुत इजी है। यहाँ पर फल के बारे में हम पढ़ेंगे। फल में वित्तियां होती हैं, ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं वैसे आप लोगों के इस पार्ट में से भी। देखो तो फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय। अंडाशय फल में बदलता है और बीजांड किसमें बदलता है? बीज में। फल पुष्पीय पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित होता है तो उसे बोलते हैं अनिषेचक या पार्थेनोकार्पिक फल। प्राय फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति अथवा बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क अथवा गुदेदार हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी अथवा गुदेदार होती है तब उसे एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति, और इनके मध्य की भित्ति मध्य फल भित्ति और भीतरी को अंतः फल भित्ति। मतलब क्या बोलते हैं इसे? एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। यहाँ दो एग्जांपल दिए हुए हैं आप लोगों के आम तथा नीरियल में।
आम तथा नारियल में फल के प्रकार को अस्पल कहते हैं, क्योंकि इनकी अंतःभित्ति, बेटा ये इनकी अंतःभित्ति क्या होती है, कठोर होती है। किसकी, आम की और नारियल की। ये रही इसकी अंतःफल भित्ति, ये रही, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अस्टिल फल। फल एक अंडे पे उर्दू अंडाशय से विकसित होते हैं, मतलब इन दोनों के अंदर एक ही अंडा होता है और बीज भी एक ही बनता है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं जिनमें एक ही क्या होता है, बीज होता है। आम में फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति गुदेदार, खाने योग्य, मध्य फल भित्ति भीतरी कठोर, अंतर फल भित्ति के सुस्पष्ट रूप से विभेदित होती है। देखो आम में क्या बोल रहा है ये, आम में फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति गुदेदार व खाने योग्य होती है, कौन सी, मध्य फल भित्ति, ये रही मध्य फल भित्ति। आम में खाने योग्य कौन सी होती है, मध्य फल भित्ति, और भीतरी क्या होती है, कठोर होती है। नारियल में मध्य फल भित्ति क्या होती है, तंतु में, ये वाली, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर बीज होता है, और इसका जो भाग खाया जाता है वो कौन सा होता है, भ्रूण पोष। नारियल में क्या खाया जाता है बेटा, एडिबल पोर्शन क्या होता है, भ्रूण पोष। अब यहाँ पर बीज दिए हुए हैं, देखो बीज दोनों दिए हुए हैं, मोनोकोट के और डाइकोट के। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज प्राय एक बीज आवरण अथवा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा गेहूं, मक्का अथवा 2 बीज पत्र होते हैं। मोनोकोट में एक होता है और डाइकोट में क्या होते हैं, 2 बीज पत्र होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें किसकी, द्विबीजपत्री की संरचना के। मैं इसका डायग्राम आप लोगों को मॉर्फोलॉजी में भी पहले बता चुका हूँ। मॉर्फोलॉजी में आगे स्टार्टिंग में हमने इससे बात करी थी, किसकी, ये मूलांकुर है, ऊपर होता है प्रांकुर, ये दोनों क्या होते हैं, बीज पत्र। ये डायग्राम मैंने आगे भी बनाया हुआ है, क्लियर। देखो इधर, बीज की बाहरी परत को बीज आवरण कहते हैं। बीज आवरण की 2 सतहें होती है, बाहरी को बीजचोल और भीतरी सतह को टैगमन कहते हैं। ये डाइकोट में बहुत अच्छी दिखाई देती है। बीज एक शब्द चिन्ह की तरह ऊर्ध्व होता है, जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा होता है। इसे नाभिका कहते हैं, और प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। तो बेटा ये है आप लोगों का बीज आवरण, ये है इसमें नाभिका, और यहाँ पर होता है ये बीजांड द्वार। ये बीजांड द्वार क्या करता है, जब हम बीज को मृदा में डालते हैं तो इस बीजांड द्वार से वायु और जल अंदर प्रवेश करता है, जब इसके एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। बीज आवरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष मतलब 2 गुदेदार बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित होता है, और अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी भाग को पतिधर भाग को प्रांकुर कहते हैं। भ्रूण कोश भोजन संग्रह करने वाला ऊतक जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है। भ्रूण कोश रह जाता है तो इसे भ्रूणपोषी बीज, और नहीं रहता तो इसको अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। चना से मटर व भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए इन्हें अभ्रूणपोषी, जबकि अरंड मतलब कैस्टर में गुदेदार होता है तो इसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। एक बीजपत्री बीज की संरचना, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। देखो इधर, प्राय एक बीजपत्री भ्रूणपोषी होते हैं। एक बीजपत्री बीज क्या होते हैं, भ्रूणपोषी, मतलब उनमें भ्रूणपोष रहेगा, लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं, जैसे कि आर्किड, इसका अपवाद है। अनाज के बीज में मक्का में बीज आवरण झिल्लीदार व फल भित्ति से संलग्न रहता है। भ्रूणपोष स्थूल होता है, स्थूलीय होता है, भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है, जिसे एलेरोन कहते हैं। बताऊंगा डायग्राम में आप लोगों को। भ्रूण आकार में छोटा होता है, और यह भ्रूणपोष एक सिरे पर खांच में स्थित होता है। इनमें से एक बड़ा ढोलकाकार बीजपत्र होता है, जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है, जिसमें प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। मूलांकुर प्रांकुर से एक चादर से ढके होते हैं, जिसे क्रमशः प्रांकुर चोर और मूलांकुर चोर कहते हैं। देखो इधर, ये मक्का का आप लोगों का क्या है, बीज है। ये क्या है इसका, भ्रूणपोष। ये क्या है बेटा इसका, भ्रूणपोष। ये अब इसका तो था, ये तो था आप लोगों का एक तरह से लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। वापस से ऐसा ही सेक्शन कट कर दिया जाए, कैसा, इस तरह से, तो आप लोगों का डायग्राम ये वाला दिखाई देता है। कौन सा वाला दिखाई देता है, ये वाला, मतलब ये वाला भाग तो क्या दर्शा रहा है, वापस से भ्रूण को। इसमें ये है प्रांकुर चोल और ये है मूलांकुर चोल। ये अंदर वाला प्रांकुर और ये वाला मूलांकुर। यहां से यहां तक भ्रूण है, ऊपर वाला भाग क्या है, भ्रूणपोष। देखो इसमें भी
ये रहा, ये भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश पर क्या होती है आप लोगों की, एक प्रोटीन की क्या होती है, सतह होती है, जिसे हम बोलते हैं एलुरोन लेयर। एलुरोन लेयर के द्वारा ये अलग हो रहा है, ये रही एलुरोन लेयर। तो ये भ्रूण कोश किसका बना होता है बेटा, प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का। सॉरी, एलुरोन लेयर किसकी बनी होती है बेटा, प्रोटीन की। और ये है बीज आवरण। भ्रूण कोश की फ्लोइड लेवल भी 3n होती है, तो एलुरोन की लेयर भी क्या होती है, 3n होती है। यहां तक आप लोगों के इसमें कंप्लीट हुआ क्या, मोनोकॉट का बीज और डाइकोट का बीज। आगे इसमें हम फैमिली पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग जो भी आपको लगता है कि इसमें और ज्यादा रिक्वायरमेंट है कुछ करने की, तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।